ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? चल उठ खड़ा हो, ये ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। हाउ आर यू फ्रेंड्स? वेलकम बैक इन योर चैनल नेम थिंकर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने सीटेट का जो प्राइमरी पेपर होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी का जो पेपर है, उसको डिस्कस करने के लिए जा रही हूँ। और इस पेपर में हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम जल्दी से 15-20 मिनट में ये पेपर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इन्होंने पूछा है कि जो हेरिडिटी है और एनवायरनमेंट है, उसको लेके बात की है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवंशिकता और पर्यावरण। तो इसमें से ये रहेगा। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जो क्वेश्चन नंबर कौन से है जो गलत हो सकता है, गलत ऑप्शन कौन से होंगे। तो इसमें से फ्रेंड्स जो ऑप्शन नंबर है 4, ये कट जाएगा। पर्यावरण केवल बच्चों की भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, केवल पर्यावरण। सीखने के प्रदर्शनों की सीखने और प्रदर्शन करने की बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है, पूरी तरह से। ये भी कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। एंड अच्छी देखभाल पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकास को दूर कर सकता है। किसी भी का मतलब ये रहेगा किसी भी जन्मजात विकार। अगर बच्चा, सपोज बच्चा फिजिकली हैंडीकैप है, ठीक है, और हम उसको अच्छे से डाइट देंगे, पौष्टिक देंगे, तो वो ठीक हो जाएगा। किसी भी का मतलब ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें फ्रेंड्स जहाँ पे कुछ होगा, ठीक है, कुछ वर्ड्स को आप नोट कर लेंगे, जहाँ पे कुछ होगा अन्य वर्ड्स होगी, इस तरीके के क्वेश्चन। और ये वैसे भी एक सेटिस्फाइड स्टेटमेंट है। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्न में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? कहा नहीं जा सकता, तो इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें मना किया हुआ है इन्होंने। तो फ्रेंड्स, इसमें बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये भी सही है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का उपयोग करते हैं, ये भी सही है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। विकास की बहुत सारी अवस्थाएं जिन पियाजे ने बताई है। जन्म से 2 से 5, 5 से 7 और 7 से 12। तो इसमें इन्होंने कहा कि कौन सा नहीं है। अब इसमें निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, निरंतर अभ्यास से, ठीक है। लर्निंग टेक प्लेस थ्रो कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। क्या खाली निरंतर अभ्यास से ही अधिगम होगा? किसी और चीज़ से अभ्यास नहीं होगा भैया। खाली हम, अगर हम खाली ABCD रटते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, क्या अधिगम होगा? अधिगम तो होगा, लेकिन अगर हम उसी चीज़ को, अगर बच्चे को एप्पल दिखा देंगे या बच्चे को बॉल दिखा देंगे, तो बच्चा प्रैक्टिकली ज़्यादा सीखेगा, ना कि खाली प्रैक्टिस से। इसमें ये इन्होंने बोला है कि खाली प्रैक्टिस से नहीं सीखेगा अगर हम उसको, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी वही बोला, पूर्व से क्रियात्मक विचार नहीं है। पूर्व से क्रियात्मक नोट ले लिमिटेशन ऑफ प्री ऑपरेशन प्री ऑपरेशनल थॉट। अब ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति होगी। ये क्या फ्रेंड? ईगो सेंट्रिज्म एंड इरिवर्सिबिलिटी, ये तीनों चीज़ें होगी। मतलब उसको गुस्सा भी आएगा, आक्रामक व्यवहार भी करेगा, वो बच्चा छोटा है, जिद भी करेगा, सब चीज़ें करेगा, और ध्यान केंद्रित करने की मतलब वो सोएगा भी वो। लेकिन प्रतीकात्मक विचार का विकास, डेवलपमेंट और सिंबॉलिक थॉट में आ जाएगा कि बच्चे में बहुत सारी पहले से सोच, जो थिंकिंग है, डेवलपमेंट हो चुकी। तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि जन्म से 2 ही तो साल का होता है। जन्म से 2 साल में क्या सीख पाएगा बच्चा? कुछ भी नहीं सीख पाएगा। नेक्स्ट, के अलावा, अब इन्होंने बोला है कि के अलावा एक को छोड़ के, इसमें से जो 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें से एक को छोड़ के, एक्सेप्ट प्ले हैज सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब एक जो यंग बच्चा होता है, एक चीज़ के अलावा खेल क्यों खेलता है, क्या रोल हो सकता है खेल का? वह अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करता है, ठीक है। दे गेन मैस्ट्रीज ओवर देयर बॉडी एंड उसकी इंद्रियां उत्तेजित होती है, ये भी राइट है। वे नए कौशल हासिल करता है, ठीक है, ये वो नए कौशल हासिल करता है और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जा सकता है। दे एक्वायर न्यू स्किल्स एंड लर्न व्हेन टू यूज देम। एंड जो इसका जो के अलावा जो नेगेटिव स्टेटमेंट है, के अलावा यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। के अलावा निम्नलिखित में से युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें से जो राइट आंसर विल बी थर्ड, ऑप्शन थर्ड। एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? मतलब गंभीर का मतलब ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इनवाइट्स चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली। बच्चा बहुत ज़्यादा सोच रहा है। बच्चा बहुत ज़्यादा कब सोचता है? बच्चा बहुत ज़्यादा कब सीखता है? आप बताओ, सोचिए कब सीखता है? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही जवाब क्या है? क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें खाली देखो, इन्होंने कहा है कि गंभीर रूप से सोचने के लिए। गंभीर रूप से हम कब सोचेंगे? जब हमारे पास में बहुत सारे
बहुत सारे ऑप्शन भी होंगे, ठीक है, बहुत सारे स्किल्स होंगे। अब देखो क्या आप इसको उतना जानते हैं? अगर मैं बोल दूँ कि व्हाट इज़ योर, अब अगर मैं बोल दूँ कि आपके आपके कंट्री का नाम क्या है, ठीक है, तो क्या आप जानते हैं? अगर किसी को पता है वो यस कर देगा। सही जवाब क्या है? इंडिया बोल देगा ज़्यादा ज़्यादा। क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? ठीक है, पूरा इंडिया की स्ट्रक्चर उसके दिमाग में होगी या नहीं होगी? तो इसमें जो इसका आंसर होगा, विभिन्न तरीके से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, इस तरीके के जो चीज़ें रहती है ना, मतलब हमें वो देखना पड़ेगा कि वो एकदम कंक्लूजन हर चीज़ का होना चाहिए। वोट आर द डिफरेंट वे इन विच वी कैन सोल्व इट, ठीक है ना। सकते हैं भी पॉसिबिलिटी रहती है। क्या आप इस स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? ये भी इसका आंसर हो सकता है। 50-50% है, क्योंकि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इनमें से 50-50% होगा। अब इन्होंने बोल दिया कि विभिन्न तरीके डिफरेंट वे। अगर डिफरेंट वे है तो फिर चीज़ों को बच्चा ज़्यादा सोचेगा, डिफरेंट वे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? प्रगतिशील शिक्षा कैसी होती है? थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ, परीक्षण, रैंकिंग, व्यक्तिगत अधिगम क्षमता समूह बनाना, छात्रों को लेबलिंग करना, या फिर परियोजना विधि क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग करना, या फिर इनसे अलग। अब देखो प्रगतिशील बोला ना, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इट मीन्स क्या होगा कि बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। अगर इस इन नाम से पता रैंकिंग आ रहा है, इसमें भी रैंकिंग, इसमें भी रैंकिंग, इसमें रैंकिंग। लेकिन अब जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट में क्या दिया है इन्होंने? करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। जहाँ जिस ऑप्शन में भी इस तरीके की लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, प्रोजेक्ट मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड, सहयोग से सीखना, ये हमेशा ही राइट होते हैं। चाहे वो कोई सा भी, चाहे वो हिंदी साइकोलॉजी होगा, चाहे वो मैथ होगा, इस तरीके की चीज़ आएगी। करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग, हमें एक दूसरे को कोऑपरेट करके सीखना, तो वो हमेशा ही आंसर सही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 7, क्वेश्चन नंबर 7 में होगा इसका प्रगतिशील शिक्षा के बारे में इन्होंने पूछा है। प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है? अब देखो कौन सा कथन है? शिक्षा सभी जीवन है, शिक्षा शवमयी जीवन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक्सप्लेन एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। मतलब हमें लग रहा है कि शिक्षा ही जीवन है। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है कि बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं, नहीं है, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है। इसमें इन्होंने देखो एक तो नहीं है दे दिया ये, ठीक है। जीवन सच्चा शिक्षक है, जीवन ही सच्चा शिक्षक है। लाइफ इज द ट्रू एजुकेटर। लंबे समय तक स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, ठीक है। अगर लंबे समय तक जारी रखेंगे तो क्या वो जीवन बन जाएगा? स्कूलों की आवश्यकता नहीं है कि बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीखे। भाई क्यों नहीं आवश्यकता है? आवश्यकता तो है, ये भी गलत हो जाएगा। लंबे समय तक जारी रखने से बेटर है कि आप उसको एक क्वालिटी एजुकेशन दो, ठीक है। उसको जो ड्यूरेशन है जिससे कि बच्चा अगली क्लास में भी जा सकता है और आगे भी जा सकता है। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। एजुकेशन इज द स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोसाइटी एंड नेचुरल वर्ड्स। इसमें जो बेस्ट आंसर है, बेस्ट आंसर इसमें 7 का थर्ड होगा। बिकॉज इसमें बोला है कि हम सोसाइटी में रहते हैं, सबसे पहले तो हमें समाज के बारे में और जो नेचुरल वर्ड्स है, नेचुरल चीज़ों के बारे में नॉलेज होगी, तभी तो हम उसको एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ बना सकते हैं। अगर हमें उन चीज़ों की नॉलेज ही नहीं है तो हम कहाँ से बना सकते हैं? क्योंकि लंबे समय तक जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। अगर 1 साल का ड्यूरेशन है तो उसको 1 साल तक ही रखना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। ज़रूरत नहीं है, अनुभव से की तो ज़रूरत होती है ना। और जीवन सच्चे शिक्षक है, तो जो सबसे राइट ऑप्शन होगा इसमें थर्ड होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में इनमें कौन सा में से किसे माना जा सकता है? कोहलबर्ग कौन थे? आपने पढ़ा भी होगा उसके बारे में। इन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया था, ठीक है। नैतिकता का सिद्धांत इन्होंने दिया था। इसमें इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक संबंध स्पष्ट स्थापित करते हैं। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक करे। अब देखो इसमें भी नैतिक है, इसमें भी नैतिक है, इसमें तो नहीं है, तो काट दो। अब ऑप्शन फर्स्ट पढ़ेंगे। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। देखो फ्रेंड्स, मैंने बोला था ना सहयोग आ गया इसमें, है ना। बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मोरल मैच्योरिटी, सपोर्टेड एसोसिएशन, इस तरह के जो वर्ड आएंगे ना, वही ऑप्शन हमारा सही होगा। हम रट नहीं रहे चीज़ों को। ऑप्शन फर्स्ट विल बी राइट, क्योंकि जो कोहलबर्ग है उन्होंने नैतिकता के ऊपर काम किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि एक सहयोग की तरीके से अगर हम काम करेंगे। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया था। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में डी शॉर्ट फॉर्म है JPD, JPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें क्या रहेगा कि उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, या फिर उस विकास चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, या फिर उस सीखने के बिंदु को जहाँ सहयोग वापस लिया जा सकता है, जहाँ सहयोग वापस लिया जा सकता है। द पॉइंट इन लर्निंग वैन सपोर्ट कैन बी विड्रॉ। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग सब कर सकते हैं, मतलब बच्चा खुद कर सकता है काम को, है ना, और सहयोग भी कर सकता है, तो इस तरीके की चीज़ें सही होती है। ए कॉन्स्टेंट इन विच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म इट टास्क ऑन देयर ओन विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, देखो इसमें ना ऑप्शन देख के हमें पता लग रहा है अधिकतम विकास संभव है, उस चरण में अधिकतम विकास संभव है, ऐसा तो नहीं है कि अधिकतम विकास हो पाएगा। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, या फिर पूरी जिम्मेदारी लेता है, ये वर्ड भी खत्म हो जाएगा, पूरी। उस विकास में चरण को जब बच्चे सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट लग रहा है। और जब उस सीखने के बिंदु जब सहयोग वापस ले लिया जाता है, सहयोग तो हम करते हैं, वापस तो नहीं लेते, वापस ले लिया जाता है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा ना। एंड राइट इसका आ जाएगा देखो इसमें बच्चा सहयोग कर रहा है ना, कोई कार्य लगभग 100 कर सकता है, वर्डिंग से पता लग रहा है। नेक्स्ट है एक उबेलिंग व्यक्ति या फिर एंड्रोजीनियस पर्सनैलिटी कौन हो सकती है? स्त्री लक्षण वाले पुरुषों को संदर्भित करती है, या फिर वे आमतौर पर माने जाते हैं मर्दाना स्त्री गुणों को संबोधन करते हैं, दृढ़ और अहंकारी होने की याद रखते हैं, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें मेल एंड फीमेल दोनों का समायोजन होता है। एंड हैज ए बैलेंस ऑफ वोट आर जनरली कंसिडर्ड द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन ट्रेंस्ट। मेल और फीमेल दोनों का रहेगा इसमें समावेशन। एंड क्वेश्चन नंबर 11 इज बच्चे एक को छोड़ के, इन चारों में एक को छोड़कर अन्य सभी द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। अब देखो फ्रेंड्स ये किस तरीके के क्वेश्चन है, क्या कहना चाह रहा है? चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसमें रहेगा देखो मीडिया में है बच्चा, मीडिया में रहेगा, वो भी सोसाइटी के थ्रू जुड़ेगा, समाजीकरण रहेगा, सोशलाइजेशन होगा, उसमें कल्चर रहेगा, वो अपनी कल्चर एक्टिविटी सीखेगा, पुरानी जो भी एक्टिविटी रहेगी तो सबके सब सारे क्या करेगा। और इसमें जेंडर, उनका जो जेंडर की भूमिका है वो भी शो होगी, लेकिन जो ट्यूशन रहता है इसमें कोई जेंडर की भूमिका शो नहीं हो पाती, तो इसका गलत आंसर ये आ जाएगा, छोड़कर एक को छोड़कर। देखो बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ठीक है, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा, लेकिन ट्यूशन एक लग भी रहा है ना कि हम एक मेन मेड नहीं है वो चीज़ें, है ना, बोल देते हैं ना कि जैसे हम खुद ही क्रिएट करें उस चीज़ को बच्चों के साथ में, उससे हम उसकी संस्कृति डेवलप नहीं कर सकते ट्यूशन से, है ना। जैसे बच्चा घर में सीखता है, पढ़ता है, पुराने रीति रिवाज देखता है, तो इन चीज़ों में तीनों में इनका समावेशन हो रहा है और लिंग भूमिका ग्रहण भी कर रहा है इसमें, लेकिन इसमें नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट इसका हो जाएगा मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि वे मुख्य रूप में मुख्यधारी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती है। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकता, वे बच्चे की क्षमता को इस पर तस्वीर नहीं देते। देखो इस पर तस्वीर नहीं देते, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, ऐसा तो नहीं है कि किसी की भाषा को आप समझ ही नहीं सकते हो, भाषा को तो समझ सकते हो ना। देखो मानकीकृत, वन ऑफ द क्रिटिक्यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैज बीन दैट। आलोचना कर रहे हैं ना, आलोचना ये है कि वे मुख्य, अब इसमें क्या रहेगा, जिसका आंसर होगा, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ऐसा तो नहीं है कि उनकी भाषा को समझना मुश्किल है या फिर बड़ी आबादी है इसलिए उनको लागू नहीं किया जा सकता, लागू भी किया जा सकता, समझा भी जा सकता है और इन बच्चों को इस पर तस्वीर भी दे सकते हैं, लेकिन बस ये है ना कि वे मुख्य जो उनका मुख्य रूप से मुख्य धारा की जो संस्कृति है उनको प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए उनको अलग रख दिया जाता है, यही उसकी एक आलोचना है, बाकी तो आलोचना नहीं हो पाएगी उनको। उसमें 13 में हो जाएगा, 13 का एक अधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल सहायक नहीं है, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। देखो फ्रेंड्स, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है ऐसा तो कहीं है नहीं, लिखा हुआ नहीं है। पेपर पेंसिल सहायक नहीं होते हैं ना, पेपर पेंसिल बच्चे प्रैक्टिस करेगा, सीखेगा तभी तो सहायक तो होते हैं ना। अभी बोलो तेजी से बढ़ाई जा सकती है, वो बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, तेजी से, मतलब एक अधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कह रहा है, एक अधिक।
प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। प्रभावी अध्यापन, इंटेलिजेंस कैन बी मल्टीप्लाइड विद इफेक्टिव पेडागोजी, बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इन्होंने कहा कि एक आधी बुद्धिमानी। देखो इंग्लिश में थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से डैट, मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है ये। मल्टीपल इंटेलिजेंस का मीन होगा एक अधिक बुद्धि, एक से अधिक मल्टीपल, तो बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, इसमें ये आएगा आंसर, कई प्रकार की हो सकती है। 14 में आ जाएगा 14, बच्चों की शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने की मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग टू, बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, आवधिक अंतराल पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लर्निंग मॉनिटर चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड सेट अप्रोप्रिएट गोल ऑफ फिल देयर लर्निंग गैप्स। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट, क्योंकि हमें लग रहा है ना कि बच्चों की प्रगति और उपलब्धि का जो स्तर होगा, अगर हम उसको जान लेंगे तो बच्चे जो सीखेगा उसमें, और उसका जो मूल्यांकन है उनमें दोनों में उसका यूज हो रहा है ना, बच्ची प्रगति भी हम उसमें मेंशन कर लेंगे और उसने क्या उपलब्धि हासिल किया है ये भी हम उसमें कर लेंगे, तो सीखने में और मूल्यांकन में दोनों चीज़ें सही हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि बच्ची फिर में रणनीति या फिर अंतरालों में आकलन कर रहे हैं, प्रदर्शन करने प्रमाणित कर रहे हैं, या फिर इस तरीके की निगरानी रखने से कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि इन्होंने इवेल्यूशन असेसमेंट की बात की है, सीखने और मूल्यांकन की बात किया, तो बच्ची प्रगति और उपलब्धि के स्तर को जानते हैं, ना कि ये कि यहाँ से क्या उसका क्या स्ट्रेटेजी मेथड था या फिर उसने क्या प्रमाणित किया है, इन चीज़ों की तो जानने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो उसको ध्यान से पढ़ना, इन्होंने बोला है कि इसमें नई है ना, नई है, इसमें कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन संबंधित नहीं है। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रेहेंसिव एजुकेशन, इसे भारतीय शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया जाता है, इसे भारत की शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया जा सकता है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, किया गया है, ठीक है, क्योंकि भारत के शिक्षा अधिकार के द्वारा तो राइट टू एजुकेशन द्वारा ही मतलब ये सब चीज़ें चली होगी। एंड इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है, मतलब सारी चीज़ें हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट दिख रहे हैं, सब पॉजिटिव दिख रहे हैं, लेकिन यह बच्चों को धीमे खराब बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में भी उपयोगी होता है ना, ये हमें बिल्कुल गलत लग रहा है। इट इज़ यूजफुल टू लेबल चिल्ड्रन एज स्लो पुअर एंड इंटेलिजेंट, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है 4 हो जाएगा इसका, क्योंकि नई है ना, हमें ध्यान रखना पड़ेगा, नई है। बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकते हैं, बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकते हैं। अब देखो अनुवांशिक और वातावरण के बीच एक अंतः क्रिया के कारण हो सकती, बच्चों में प्रतिभाशालिता अनुवांशिक और, हम इसको रख के देखेंगे, बच्चों में प्रतिभाशालिता अनुवांशिक और वातावरण के बीच एक अंतः क्रिया के कारण हो सकती है, या फिर बच्चों में प्रतिभाशालिता एक समर्थ वातावरण के कारण हो सकती है, या फिर बच्चों में प्रतिभाशालिता माता पिता के कारण हो सकती है, माता पिता, या फिर बच्चों में प्रतिभाशालिता अनुशासित दिनचर्या डिसिप्लिन रूटीन के कारण हो सकती है। अब हमें ऐसा ऑप्शन देखना पड़ेगा कि जो हर चीज़ को मतलब अपने अंदर इंक्लूड करें। देखो इसमें वातावरण दे रखा है इन्होंने, इस वाले ऑप्शन में इसमें वातावरण भी दे रखा, अनुवांशिकता। अब अनुवांशिकता अगर हम ले तो उसमें माता पिता भी आ जाएंगे हमारे, ठीक है, अनुवांशिकता में। और अगर ये ऑप्शन हम लेंगे फर्स्ट तो उसमें वातावरण भी आ जाएगा और दूसरा ऑप्शन भी आ जाएगा, तीसरा भी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इसके बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते, तो फिर इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट। पॉजिटिव स्टेटमेंट भी लग रहा है वो फ्रेंड्स उसमें जाके, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है जाके। एंड क्वेश्चन नंबर 17 इज सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, या फिर उनके सांस्कृतिक भाषा ज्ञान को महत्व देता है, उनका उपयोग भी करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्यधारा की भाषा सीख सके। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, मतलब हम ऐसा तो नहीं है कि उनकी जो क्षमता होगी उनके आधार पर वर्गीकृत करें। अगर हम बच्चों को बोल दें कि हाँ तुम पढ़ने में अच्छे हो, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बैकवर्ड क्लास से आते हो पढ़ने में अच्छे नहीं है, और उनको अलग अलग हम बांट देंगे, तो ये तो अपने आप में एक इंसल्ट फील होगी ना बच्चों को, कि भाई जो अच्छा ग्रेड वाला बच्चा है उसको अच्छा फील होगा, जो नेगेटिव उसको, हम हमारा पर्पज़ क्या आता है कि हम सब बच्चों को एक साथ लेके चले, ठीक है, तो उन्हें अच्छे व्यवहार सिखाता है। अब इन्होंने बोला है कि चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड नीडेड क्लासरूम एनवायरनमेंट विच,
अगर कोई बच्चा है जो पिछड़े समुदाय से आ रहा है, वंचित पृष्ठभूमि से आ रहा है बच्चा, तो कक्षा के माहौल के उन्हें किस तरीके के माहौल उन्हें हम दे सकते हैं जो उन्हें अच्छे व्यवहार सिखाता है। ये भी पॉजिटिव लग रहा है, ठीक है, सॉरी, ये पॉजिटिव लग रहा है। और उनकी भाषा का उपयोग हतोत्साहित करना, भैया वे जिस भी भाषा में आ रहे हैं वो उनकी मातृभाषा है, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, हमें हतोत्साहित नहीं करना है, डिस्करेज नहीं करना है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये थोड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रहा है, लेकिन उससे भी अच्छा स्टेटमेंट है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तो उनका उपयोग भी करता है। तो 17 का जो आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, आई एम सॉरी फ्रेंड्स, मुझे थोड़ा कोल्ड हो रखा है। क्वेश्चन नंबर 18, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है, किसके ऊपर निर्भर करेगा वो? शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों का उपयोग कर उन्हें अतिरिक्त समय दे जाने पर उनके प्रति स्नेह होने के नाते उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देते हैं। ठीक है, देखो इन्होंने बोला है कि जो क्रिएटिव या टैलेंटेड चिल्ड्रन है, क्रिएटिव और टैलेंटेड चिल्ड्रन है, उनको हम किस तरीके से डिपेंड कर सकते हैं। तो उनके ऊपर अगर हम उनको शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर ना, यूज ऑफ कस्टमाइज एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शन मेथड बाय द टीचर, जो भी टीचर उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा है उनको वो फॉलो करें। ठीक है, क्योंकि जो इस तरीके का बच्चा होगा ना, ज़्यादा ओवर स्मार्ट बच्चा होगा, ज़्यादा क्रिएटिव टैलेंटेड बच्चा होगा, वो फिर ज़्यादा एक्टिविटी करेगा, ज़्यादा वो रहेगा, तो उन्हें हम ज़्यादा समय नहीं दे सकते, उनके प्रति स्नेह का व्यवहार भी नहीं कर सकते, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी हम नहीं दे सकते, क्योंकि वो भी बच्चे ही है, ये भी नहीं करते। लेकिन हाँ, उनको शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन का तरीकों का उपयोग हम कर सकते हैं, जिससे बच्चा उसमें डिसिप्लिन में रहे। क्वेश्चन नंबर 19, अतिशय बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? अब ध्यान रखना, इसमें नहीं है पूछा इन्होंने, है ना, नहीं है। ज़्यादा बच्चा, हाँ, अति संवेदनशील बच्चे जो होते हैं ना, बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए कौन सा तरीका नहीं है? हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन लर्न हेल्प, एक कार्य को छोटे प्रबंधीय खंडों में तोड़ना। ठीक है, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों को पेशकश करना। अधिगम के कितने तरीके हो सकते हैं? उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश करना, उनके दैनिक जीवन में। ठीक है, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। अब देखो, जो बच्चा ज़्यादा क्रिएटिव होता है ना, वो क्या रहता है, बच्चा क्लास में ज़्यादा वो रहता है, एक्साइटेड रहता है बच्चा, सीखने में, खाने में, खेलने में, बाहर फिरने में, हर चीज़ में रहता है। लेकिन अगर हम उन्हें बेचैन होने पर उन्हें फटकार लगा देंगे तो ये तो गलती हो जाएगी, और उनकी नहीं है ना। अतिसंवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए इनमें से कौन सा एक तरीका उपयुक्त नहीं है? बाकी वो सारे तरीके हैं। एक कार्य को अगर छोटे छोटे हिस्से में बांट देंगे वो भी चलेगा। उसके जो लर्निंग के जो मेथड है, बहुत सारे मेथड हम पेश कर दिए उसके साथ में। ठीक है, लर्निंग मतलब ये है कि कोई बच्चे प्राइमरी में है, उसको एक्टिविटी दे रही है, अलग अलग तरीके से करवा रहे हैं उसको, या फिर दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेशन, डेली उसको कोई ना कोई एक्टिविटी दे रही है जिससे उसकी बॉडी भी फिजिकली फिट रहे, वो जैसे कि बैट बॉल खेलना और रनिंग करना, इस तरीके की एक्टिविटी। तो बेचैन होने पर उसे फटकारना, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है और इन्होंने नेगेटिव इसमें से पूछा है। नेक्स्ट हो जाएगा, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, आप बताओ फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? अलग अलग सोच वाले, है ना, जो अलग अलग सोचते हैं, हमें इस चीज़ पे फोकस करना है ना। पैटर्न डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब उसकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब अलग अलग चीज़ों को, एक चीज़ है कोई उसके सामने, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सोच रहा है, तो विकलांग बालक नहीं हो सकता, डिसलेक्सिया बालक नहीं हो सकता, प्रत्यास्थ भी नहीं हो सकता। तो जो क्रिएटिव होगा, जो क्रिएटिव स्टूडेंट होगा जो इस तरीके की सोच उसके अंदर ही होती है। डिसलेक्सिया अक्सर होता है जो बच्चा पढ़ने में थोड़ा सही से पढ़ नहीं पाता है, वर्डिंग नहीं कर पाता, डिसलेक्सिया। हाँ, डिसलेक्सिया बच्चा जो पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाता, रीडिंग सही से नहीं कर पाता, उसको हम डिसलेक्सिया बोलते हैं। वो विकलांग तो डिसेबल बच्चा, आप पता ही है आपको। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, अब देखो, निम्न में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं करता? इसमें से एक ऐसा है जो नहीं करता, बाकी और सारे करते हैं। पढ़ते हैं ऑप्शन, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करना। ठीक है, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के लिए के प्रति भी ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण में विभिन्न उत्तरों को जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। ये राइट, ये राइट, ये राइट। ठीक है, यहाँ तक हमें राइट लगे। अब
अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। आस्क क्वेश्चन विद कॉन्वर्जेंट आंसरिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो राइट आंसर होगा, देखो जहाँ पे ना इस तरीके के ऑप्शन आते हैं, जैसे कि हम करते हैं विचार डिस्कस कर रहा बच्चा, वो भी सही होगा, क्योंकि हम देखेंगे शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या समाधान करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे बच्चे क्लास में कोई गलतियाँ कर रहा है और गलती करके वो मना कर रहा है मैंने नहीं करी, लेकिन क्या कर रहा है वो, उसमें उन दोनों के बीच एक प्रॉब्लम तो हल हो रही है ना, और विचार अपने विचार देगा, वो सब चीज़ों का प्रयोग कर रहा है। लेकिन अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना, इसमें रहेगा कि केवल उनका फिर हम ज़्यादा डाइवर्जेंट नहीं कर सकते। अभिसरण जो उत्तर होते हैं ना, डाइवर्जेंट का मतलब ये है कि उनकी थिंकिंग लिमिट हो जाएगी, तो हम उसको अभिसरण बोलेंगे। कन्वर्जेंट हो जाएगी, वो चीज़ें आके एक जगह सिकुड़ जाएगी चीज़ें। एक ना एक होता है, अभी आपको आगे बताऊंगी, अगर क्वेश्चन आगे आएगा तो आगे बताऊंगी इसके बारे में क्या बोलना चाह रही थी, मैं स्किप कर रही हूँ। देखो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 22 में हो जाएगा, इनमें कौन सा एक संवेग है, इमोशंस, स्मृति, फियर, ध्यान और उत्तेजना। तो फ्रेंड्स में जो सही आंसर हो जाएगा वो डर। देखना, स्मृति वो सब चीज़ें हमारे अंदर है, ध्यान, उत्तेजना, स्टिमुलस, लेकिन फियर क्या रहता है कि वो एक इमोशन है, हमारा एक इमोशन है, और हम उसी चीज़ को लेके वो करते हैं। इमोशन जन्मजात के होते हैं अधिकतर, कुछ जन्मजात होते हैं, कुछ अर्जित भी किए जाते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पन्न होता है, मतलब वो बता रहा है ना। अब ये पूछ रहा है कि बच्चों की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है, मतलब वो बच्चा है अपनी माँ से या अपनी मतलब फैमिली मेम्बर से डिस्कस कर रहा है। 3 साल का छोटा सा बच्चा है, छोटा सा 3 साल का बच्चा है, कैसे कहना है, छोटा सा बच्चा है 3 साल का, तो उसने कोई दूध का वो देखा वहाँ पे, तो फिर उसने वो जाके घर पे डिस्कस कर रहा है। तो बच्चों को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान, बहुत सीमित। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा। ठीक है, यदि बच्चों का परिवार बच्चे के प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। इसमें जो इसका आंसर होगा 23 का जो आंसर होगा फ्रेंड्स, इसमें ये नहीं होगा, बच्चों ने गाय को भी नहीं देखा, ये नहीं होगा। बच्चे दूध बूथ से दूध खरीदने के लिए अपने अनुभव आधार करता है, क्योंकि वो कहाँ खरीद रहा है वो। बच्चों दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है, मतलब वही है ना, द चाइल्ड हैज़ वेरी लिमिटेड एक्सपोजर ऑफ वर्ड, है ना, क्योंकि बच्चा छोटा है, मात्र 3 साल का है, तो फिर 3 साल के बच्चों को क्या ही ज्ञान होता है। 3 साल का बच्चा तो बस जो देखेगा वही बात बताएगा। 3 साल का बच्चा है तो फिर वही है ना कि उसको थोड़ा सा लिमिट ज्ञान का उसके अंदर वो चीज़ होगी, उसने देखी वो चीज़ें सेव हो गई। ऐसे में बच्चा दूध खरीदने के लिए गया और अपना अनुभव पर आधारित उसने कोई ऐसी बात की। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। फ्रेंड्स मैंने ना आपको, मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन नंबर 23 है ना, इसको मैंने आपको गलत बता दिया है ना। तो फ्रेंड्स मैं ना इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखूंगी, और जो भी मैं नेक्स्ट क्लास लूँगी उसमें इस क्वेश्चन के ऊपर मैं डिस्कस करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे ये लगता है कि इसमें सीमित है, बहुत सीमित का वर्ड है, जहाँ पे लिमिट आता है वो वर्ड नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि मैंने ये चीज़ें पढ़ी है। लेकिन हाँ, जब पे वो अनुभव कर रहा है इन चीज़ों को लेके, वो सही है, चीज़ों को अनुभव कर रहा है, फील कर रहा है, उसने वो चीज़ें देखी। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि दुनिया के बारे में तो उसने मतलब बच्चा आसपास देखते सीखता ही है। तो इसका सही आंसर 23 का बी ऑप्शन हो सकता है फ्रेंड्स। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं इसको डिस्कस कर लूँगी फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24 में है, 24 में इनमें से कौन सा शिक्षक की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन करता है, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। ठीक है, हाँ जी ठीक है, अनुशासन को बनाए रखना। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन भी करना चाहिए। ठीक है, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए भी। ठीक है, लेकिन आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। अब इन्होंने कहा कि कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ये सब करेगा लेकिन सबसे अच्छा पॉजिटिव, आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, इस तरीके का भी अगर वो कर दे तो बेस्ट रहता है। बेस्ट डिस्क्राइब इट एज ए टीचर रोल। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये सब तो टीचिंग रोल से जुड़ा है, ये थोड़ा में डिफरेंट लग रहा है, और ये इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें डिस्कसिंग आ रहा है, और जहाँ पे डायलॉग इंक्वायरी वो सब चीज़ें होगी तो बच्चा ज़्यादा सीखता है, फिजिकली इन्वॉल्वमेंट होता है बच्चा। एंड 25 का प्रोत्साहित है। देखो फ्रेंड्स 25 का रहेगा
मुझे हाँ देखो, निम्न में कौन सा कक्षा संबंधी शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? फॉलो द क्लासरूम एनकरेज द रीच क्लासरूम एनकरेज द रीच लर्निंग। समग्र शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। देखो, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि वे लंबे समय तक चलती रहे। क्योंकि वो प्रोत्साहित करा ना, मतलब इसमें तो पहले नेगेटिव दे रहे हैं, बच्चों को विभिन्न प्रकार की सामग्री पहुंचते ताकि लंबे समय तक चलती रहे। ऐसा तो कुछ नहीं है कि उनको इतना सारा बोझ दे दो कि बहुत दिनों तक ये चल रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हम इनपुट दो, लेकिन साथ ही साथ आउटपुट भी आना चाहिए। अगर हम बच्चों को सामग्री दे रहे हैं कोई, तो उससे सीखना भी चाहिए। माई मीन टू से। एंड सेकंड है, वह कक्षा जिसे खुली गतिविधियाँ कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली सेल्फ में रखिए जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता है। साहित्य खुली, या फिर अलमारी में अच्छी तरह से संगठित सामग्री वाली कक्षा जहाँ सामग्री को सप्ताह में एक बार मुख्य खेल के लिए बाहर लगाया जाता हो, सप्ताह में केवल एक ही बार के लिए। भैया ये कौन सी बात है? अगर बीच में जरूरत पड़ेगी तो वो कहाँ पे जाएगा लेने के लिए? तो गलत हो जाएगा ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बोल रहा है पहुँच से पर है वो। और फोर्थ में पाठ्यक्रम सामग्री द्वारा संचालित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा हो। ऐसा भी कुछ नहीं है कि स्ट्रक्चर हो, वेल प्लान हो पहले से ही, है ना। तो इसमें जो समग्र शिक्षा होगी, इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य रहेगी ना, जो बच्चों की जरूरत होगी वो सब चीज़ें उसमें, और खुली होगी वो सब चीज़ें, खुली गतिविधियाँ होगी। तो ये बेस्ट ऑप्शन होगा इसमें। 26 में आ जाएगा, कौन से पाठ्य पुस्तकों की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन करता है? सबसे अच्छा वर्णन इसमें कौन करता है? सबसे अच्छा वर्णन करेगा मैं कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक होनी चाहिए, या वे एक राज्य राष्ट्र से अधिगम के रूप में एक रूपता बनाए रखते हैं, या वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षक को माता पिता और माध्यम प्रदान करते हैं, या फिर संसाधन रहित सदन में सबसे अच्छे सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं, है ना। तो उसने पूछा है कि टेक्स्ट बुक इन द क्लासरूम में, जो टेक्स्ट बुक होती है क्लासरूम में, उनका सबसे अच्छा वर्णन इसमें से कौन सा ऑप्शन कर रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं कि क्या राज्य के हो या राष्ट्र के हो, ऐसा तो नहीं है भैया, सबके होने चाहिए। अध्ययन के बारे में शिक्षक माता पिता मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, है ना। ऐसा भी नहीं हो कि पेरेंट्स के बारे में भी संसाधन रहित हो। संसाधन रहित मतलब संसाधन रहित नहीं होने चाहिए, ठीक है। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हो, है ना। मतलब इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए वे उसमें टेक्स्ट बुक में, जिससे कि वो इन्वॉल्व कर सके कि जो बच्चा पढ़ रहा है और समझ रहा है वो चीज़ भी उसमें होनी चाहिए, ना कि खाली नेशन से रिलेटेड हो, या फिर खाली उसमें जो पेरेंट्स हैं उनके बारे में हो, या फिर इस तरह की चीज़ें हो। इस तरीके की होनी चाहिए कि जो बच्चा पढ़ रहा है उसको बच्चा कैप्चर भी करे, उपलब्ध सामग्री और संदर्भ सामग्री में से एक हो, तो ये रहेगा। और एक हो भी फिर भी पॉजिटिव रहता है स्टेटमेंट यार इसमें। 27 में आ जाएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2025 ने अपनी समझ प्राप्त की है, ठीक है। अब वही है ना, देखो जहाँ पे भी क्वेश्चन ये आ जाता है ना, रचनावाद संज्ञानवाद इस तरीके के जो वर्ड होते हैं ना, अब हमें एनसीएफ देखना होता है। एनसीएफ इसमें मोस्टली क्या होता है? 2005 एनसीएफ 2005 इसमें मोस्टली क्या होता है? जो रचनावाद के ऊपर ये वो करता है जाके, है ना। कॉन्स्ट्रक्टिविज्म बच्चा एकदम क्रिएटिव होना चाहिए इन चीज़ों को लेके, है ना कि मानवतावाद व्यवहारवाद या संज्ञानात्मक सिद्धांत तो वैसे भी नहीं हो पाएगा। इसे प्राप्त की है, रचनावाद से प्राप्त की है। 28 में आ जाएगा, कक्षा में बच्चों को समझा जा सकता है यदि वे अच्छी तरह से वर्दी पहनते हुए स्कूल में आते हैं, या फिर वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, या फिर वे सभी उपस्थिति में नियमित रहते हैं, या फिर वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। जी हाँ, तो इसमें बेस्ट आंसर जो है, ऐसा तो नहीं है कि वर्दी पहन रहा डेली आ रहा बच्चा, या फिर वे डिसिप्लिन मेंटेन कर रही है। ये ठीक हो सकता है, ठीक है, थोड़ी सी इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन में अच्छी तरह से ये भी गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। और वे सभी उपस्थिति में नियम हो, तो ऐसा तो नहीं भाई कहीं ना कहीं बच्चों जुकाम बुखार खांसी सब हो जाएगा, है ना, फीवर भी हो सकता है बच्चों, तो हमेशा तो नहीं आएगा बच्चा, कभी ना कभी तो बच्चा अपसेंट रहेगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और कक्षा में अनुशासन बना रहा तो ऐसा नहीं है वो उसको प्रेरित समझा जा रहा है बच्चों को, ठीक है। लेकिन अगर बच्चा क्लास में प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, दे आस्क क्वेश्चन सीकिंग द क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द टीचर्स, अगर बच्चा टीचर से क्वेश्चन कर रहा है ना, तो इट मीन्स क्या समझा जाएगा बच्चे को कि बच्चा क्या कर रहा है, वो मोटिवेटेड है ना। बच्चा मोटिवेटेड, द चिल्ड्रन इन द क्लास कैन बी कंसिडर्ड टू बी मोटिवेटेड इफ दे आस्क क्वेश्चन सीकिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द टीचर्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट रहेगा उसका क्वेश्चन नंबर है 29 में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टू इम्प्रूव द चिल्ड्रंस लर्निंग, है ना। बच्चों की लर्निंग में सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्या हो सकता है? देखो, रेगुलर असेसमेंट टीच शुड बी कंडक्टेड, टीचर शुड एक्सप्लेन द कंटेंट यूजिंग द डिफरेंट एग्जाम्पल एंड इल्स्ट्रेशंस शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों चित्रों उपयोग करके विषय व्याख्या करनी चाहिए, कक्षा में सभी प्रकार की सामग्री होनी चाहिए, है ना। तो फ्रेंड्स इसमें जो ये रहेगा, देखो
मैं बताना चाहती हूँ आपको, ये सभी प्रकार की है, ये तो गलत हो जाएगा। नियमित मूल्य, रेगुलर असेसमेंट, अगर हम डेली बच्चों को होमवर्क देते रहेंगे, ये करके लाना वो करके लाना, तो बच्चा एकदम बोझिल हो जाएगा थोड़ा। लेकिन अगर हम बच्चे को उसको बहुत सारे उदाहरण दे, ठीक है, उसको चित्र दिखाए, उसको थोड़ा घुमाए फिराए, तो उसके बारे में फिर डिस्कस करें, तो बच्चा सबसे ज़्यादा जो सुटेबल इम्प्रूवमेंट होगा लर्निंग में, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 29 में आपसे पूछ चुकी हूँ। 29 देखो फ्रेंड, इसमें ना एक चीज़ और भी है, मैं बता दूँ आपको। जैसे 29 क्वेश्चन है ना, इसमें शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बात करने में मदद करनी चाहिए। ये ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है, करनी चाहिए वास्तविक जीवन को लेके। लेकिन इसमें जो इन्होंने बोला है कि अगर हम बच्चों को बहुत सारे उदाहरण दें, उनको चित्रों को सामने दिखाएं, फिर उनकी व्याख्या करें, है ना। इन्होंने पूछा कि जो बेस्ट टीचिंग का जो मेथड होता है वो क्या होगा, है ना। तो इनमें से ये हमें ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है, तो फिर इसमें ऑप्शन नंबर बी आएगा, सेकंड आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है ना। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रखने के लिए, शिक्षक को निर्देश देने में, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद कराने में। तो देखो, पाठ रट कर याद कराने में ये गलत हो जाएगा। निर्देश दे रहे बच्चों को या फिर चुप्पी साध रही है, तो तीनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो उसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट होगा, कि बच्चों को चिल्ड्रन टू रेगुलेट द एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, है ना। हम बच्चों को शिक्षा को रेगुलर कर रहे हैं और उनको मॉनिटर होता है, उसको जाँच करना, है ना, जाँच करना, मॉनिटर किस चीज़ को लेके। तो बार बार सब चीज़ें करेंगे तो फिर उसमें बच्चा क्या करेगा, अनुशासन रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा ना। डिसिप्लिन ऐसा तो नहीं है कि बच्चों को हम ये कहेगा तो चुप चुप बैठ जाओ, किसी भी खाली उनको इंस्ट्रक्शन दे, ये भी गलत हो जाएगा। चुप रहने के लिए भी नहीं बोल सकते बच्चों को, उनके पाठ रट कर याद कराने भी एक नेगेटिव रहता है ना। तो ये सब चीज़ें गलत हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये क्लास थी, है ना। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी, और हो सकता है कि मुझे आप मैसेज भी कर देना उसमें जाके कि आपको ये मेरी क्लास कैसी लगी। मैं इस तरह की को आगे मुझे ये चीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद।